गुर साहब, यहाँ सवाल बनता है कि डोगरा ऐद हुक्मरानी का जो दौर है मजमूई तौर पर, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर, किस तर्ज की उनकी हुक्मरानी थी? अच्छा, वो डॉक्टर साहब पहले जैसे जिक्र किया हमने कि ये हुक्मरानी बुनियादी तौर पर डोगरों की अंग्रेज़ों से वफादारी का एक अजर था, एक नाम था उनका। इसीलिए हम ये देखते हैं कि पूरे डोगरा ऐद में 1846 से लेकर 1947 तक चारों डोगरा हुक्मरानों के ऐद में इन हुक्मरानों ने जब भी जहाँ भी अंग्रेज़ों को इनकी माली इमदाद की ज़रूरत पड़ी, फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत पड़ी, इनसे हासिल की गई। मसलन अगर हम इन चारों अदवार को देखते हैं तो गुलाब सिंह ने जो है वो 1846 से 1857 तक हुकूमत की। 1857 में उसकी वफ़ात के बाद 1885 तक उसका बेटा रणबीर सिंह कश्मीर का हुक्मरान होता है। 1885 से 1925 तक प्रताप सिंह और फिर प्रताप सिंह का भतीजा 1925 से 1947 तक हरी सिंह रहता है। ये चारों हुक्मरान जब जब जिस वक्त अंग्रेज़ों को जो ज़रूरत पेश आई ये हाज़िर होते रहे। मसलन 1857 में जब दिल्ली के अंदर जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो अंग्रेज़ अफवाज की मदद के लिए गुलाब सिंह ने अपने बेटे रणबीर सिंह को 2000 प्यादा, 200 घड़सवार और 6 बड़ी तोपें देकर आज़ादी पसंदों और इनकलाबियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की मदद के लिए भेजा। फिर जब 1878 से 1880 के दरमियान अंग्रेज़ों और अफ़गानों की जंगें लड़ी तो उसमें कश्मीरी जो महाराजा रणबीर सिंह था उसने बराह रास्त अफवाज भेजी जो अंग्रेज़ों की तरफ से अफ़गानों से लड़ी। इसी तरह हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी देखते हैं कि कश्मीर की जो सेकंड बटालियंस थी वो अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस के महाज पर, मशरक़ी अफ्रीका के महाज पर, मेसोपोटामिया के महाज पर और हत्ता के जो फ़लस्तीन के अंदर तुर्कों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए और जो उनकी शिकस्त का बायस बने उसमें भी कश्मीरी अफवाज शामिल थी। और ये डोगरा ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए किया। जी, जब भी अंग्रेज़ को ज़रूरत पड़ती थी इनको एक पैगाम भेजा जाता था और ये मतलब बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जब अफवाज की तनख्वाहों का मसला होता था तो वो रियासतों के जो हुक्मरान होते थे जिनको उन्होंने वो आके हुक्मरानी दिया जाता था उनसे वो रकूम मांगते थे। अच्छा, ये अंग्रेज़ों का एहसान था डोगरा ख़ानदान के ऊपर। जी जी। तो जब भी उनको पैसों की ज़रूरत, जो फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी तो डोगरा अल्टीमेटली उसको पूरा करने के लिए रियासत के लोगों पर जुल्म व जबर करते थे। सही है। और इस जबर के नतीजे में एक सियासी बेदारी की तहरीक भी पैदा होनी चाहिए और इसका क्या पस मंज़र है और इस पर थोड़ी सी प्रोफेसर रोशनी डालिए। देखें, जो कश्मीर के अंदर सियासी बेदारी है, अब जो सारी तारीख़ है ये कभी भी नहीं होता है कि जुल्म जबर और इस्तेसाल जारी रहे और इंसान उसके ख़िलाफ़ मज़ामत न करे। हमने 1853 में चलास और दर्दिस्तान के लोगों की महाराजा गुलाब सिंह के ख़िलाफ़ बगावत देखी है जिसको बड़ी बर्बरियत से कुचल दिया गया। इसी तरह 1858 में गिलगित के लोगों ने डोगरा हुक्मरानी के ख़िलाफ़, पुंछ के लोगों की डोगरा हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जिदोजहद की एक बड़ी शानदार रवायत है। बहुत शानदार जिदोजहद की, लोगों को लटकाया गया। उनकी मैं यही सवाल करना चाह रहा था। सब्ज़ अली खान और मल्ली खान उनकी जिंदा खालें खींची गई, उनमें बोंसा बार के और कटे हुए सरों को ऊपर लटका के रास्तों और चौराहों में लटकाया गया। तो ये बुनियादी तौर पर जबर के ज़रिए कश्मीर के ऊपर जो था वो डोगरा हुक्मरानी का ऐद था। अब इसके ख़िलाफ़ मज़ामत किसी न किसी शक्ल में जारी रही, लेकिन इस मज़ामत के अंदर एक फ़ैसला कुन मोड़ जो है वो तब आता है कि जब पूरे बरे-सग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक बेदारी है और जो आज़ादी की तहरीक है वो एक मोमेंटम पकड़ रही होती है और वक्त और हालात ये बता रहे होते हैं कि अब बरे-सग़ीर पर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है उसके दिन और वक्त अब को बहुत लंबा नहीं है, वो गिना चुना जा रहा है, तो उसके असरात कश्मीर पर भी। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है प्रोफेसर साहब, डोगरा के जो आखिरी हुक्मरान सियासी बेदारी की हम कश्मीर के अंदर बात कर रहे हैं, उसी दौरान हिंदुस्तान में 2 बड़ी जमातों का वजूद अमल में आता है। एक कांग्रेस 1885 में और 1906 में मुस्लिम लीग। उनका भी असर था कश्मीर की सियासी बेदारी में? देखें ना, कश्मीर की जो अगर हम अंदरून की बेदारी की बात करते हैं
तो कश्मीर में पहले तो ज़ाहिर है एक शख्सी हुक्मरानी थी। शख्सी हुक्मरानी के अंदर उस तरह की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या मूवमेंट्स नहीं थी जिस तरह के बाकी हिंदुस्तान के अंदर थी। इसलिए हम देखते हैं कि जब शेख अब्दुल्ला, ग़ुलाम अब्बास, शेख अब्दुल हमीद और इस तरह के नौजवान लोग जो बरसगीर के मुख्तलिफ़ दरसगाहों से, अलीगढ़ से या दीगर अदारों से पढ़ के कश्मीर के अंदर आए, तो कश्मीर के अंदर जो घुटन और उस ग़ुलामी की कैफियत थी वो इन नौजवानों को मतलब उकसा रही थी कि वो भी बरसगीर के दीगर हालात से मुतासर होकर यहाँ पर किसी तहरीक, इसलिए हमें कश्मीर के अंदर रीडिंग रूम पार्टी, मताले के नाम पर, मुख्तलिफ़ इशूज़ के नाम पर इन नौजवानों के दरमियान डिस्कशनें होती हुई नज़र आती हैं। 1931 में जब कश्मीर में किसी हवाले से जो है वो अब्दुल कदीर नामी शख्स एक उस इज्तिमा से ख़िताब करता है और बिलअमूम वो जो डोगरा की हुक्मरानी और बिलखसूस जो महाराजा हरी सिंह होता है उसके तर्ज हुक्मरानी को तनकीद का निशाना बनाता है, तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और उस गिरफ़्तारी के मुकदमे की जब समाअत होती है तो दसियों हज़ार कश्मीरी जो हैं वो जेल के बाहर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर जो कश्मीर के अंदर डोगरा हुक्मरानी का एक तवील जबर के ऊपर मबनी ऐद था, उसके ख़िलाफ़ कश्मीरी कौम की अमली बगावत थी। ये 13 जुलाई 1931 यौम शुहदाए जम्मू के नाम से मनाया जाता है और हर साल आज़ाद कश्मीर में इसकी सालाना तातील भी होती है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो बेदारी की तहरीक है ये बहुत आगे बढ़ती है और 50,000 का मजमा जो है वो पत्थर मस्जिद श्रीनगर में इकट्ठा होता है और वहाँ पर कश्मीर की जो पहली सियासी जमात है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन बहुत कम अरसे के बाद ही ये एहसास और अदराक होने लगा है कि कश्मीर के अंदर मतलब जो जंग है ये बुनियादी तौर पर कोई फ़िरका वाराना बुनियादों पर नहीं है, बल्कि ये ज़ालिम और मज़लूम की जंग है। इसलिए कश्मीर की इस तहरीक को फ़िरका वाराना बुनियादों पर मुक़य्यद करने की बजाय एक कौमी बुनियादों पर इसको मुनज़्ज़म किया जाए और फिर हम देखते हैं कि उसी जमात को फिर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल दे दी गई। जी ये सियासी बेदारी की तहरीकें हैं 1932 और गालबन 1938 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या अमल में आया था। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ एक सवाल है, जो डोगरा हुक्मरानों का अहद है कश्मीरियों पर, जो उनका जबर का एक दौर है, 1 सदी से ज़ायद का अरसा है। इस सदी से ज़ायद के प्रोफेसर साहब आप समाजी, माशी और तहजीबी हालात किस तरह आगे बढ़े हैं कश्मीर की इस सदी का जो कश्मीर है डोगरा अहद का, आप इस पर रोशनी डालिए, आपको इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, जो ये मतलब मुग़ल अहद से हम कश्मीर की तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार देख रहे हैं, इनमें एक कदर मुश्तरक है और वो कदर मुश्तरक ये है कि ये मसलसल कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल और एक जाबराना तर्ज़ हुक्मरानी है। डोगरा अहद में कश्मीरी दौर इस्तेसाल का शिकार थे। एक तो डोगरा अंग्रेज़ हुकूमत के वफ़ादार और उनकी ज़रूरियात को पूरी करते थे, और फिर दूसरा जो है वो डोगरा अपनी जो हुक्मरानी थी उसके लिए भी। तो कश्मीरियों के ऊपर बेपनाह टैक्सेस लगाए गए थे। इवन अगर आप उस दौर को देखें, फसलों के ऊपर, फलों के ऊपर, चूल्हों के ऊपर, शादी के ऊपर, तकरीबात के ऊपर, भेड़ों के ऊपर, बकरियों के ऊपर, और उसके नतीजे में कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद माशी तंगदस्ती के आरज़ों हिजरत करने पर मजबूर हुई। आज भी हम लाहौर के अंदर जो कश्मीरी आबादी के मोहल्ले हैं, आज भी जो सियालकोट के अंदर कश्मीरी आबादियों के मोहल्ले हैं, ये उसी ऐद में मतलब इस माशी तंगदस्ती का शिकार होकर वादी को छोड़ने पर मजबूर हुए। तो बुनियादी तौर पर ये जो डोगरा ऐद है ये कश्मीरियों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। ये इसका एक दूसरा संगदिलाना पहलू ये था कि डोगरा जो है वो बुनियादी तौर पर अक़लियती मज़हब हिंदू से तल्लुक़ रखते थे, जबकि कश्मीर की आबादी की अक्सरियत मुस्लिम आबादी थी। और इसीलिए डोगरा अहद में जो 28 वज़ीर आज़म तैनात किए गए उनमें से कोई एक भी कश्मीरी वज़ीर आज़म नहीं था। तो आबादी की एक बहुत बड़ी जो तादाद थी उसकी कोई से ही नहीं थी हुकूमती मामलात के। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि 28 वज़ीर-ए-आज़म डोगरा अहद में तय किए गए, ये सारे के सारे मुख्तलिफ इलाकों से आउट ऑफ कश्मीर थे? कश्मीर से इनका किसी का भी तल्लुक़ नहीं? कश्मीर से थे। डोगरे खुद भी कश्मीरी थे। डोगरे तो ज़रा जम्मू के उस डोगरा इलाके से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये थे कश्मीर
अक्सरियती मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद, और डोगरों की ये डेलिबरेटली थी कि वो फ़िरका वाराना और मजहबी बुनियादों के ऊपर जो वो कश्मीर को तकसीम में रखा हुआ था, ठीक है। वो इस्तेसाल अगरचे सारी कौमियतों का था, मतलब उसमें आम हिंदू, आम बुद्धिस्ट, आम मुसलमान सब का था, लेकिन ये डोगरों का एक दोहरा जबर था कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत मजहबी बुनियादों पर भी इस्तेसाल का शिकार थी और बाकी सब के साथ जो माशी इस्तेसाल था उसका भी वो शिकार थी। सर, माशी और मजहबी दोनों इस्तेसाल जब हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रही हो, तो तहजीब तो उस वक़्त परवान नहीं चढ़ती, उस वक़्त तो वो ज़ाहिरा वो जवाल का ही शिकार होती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कश्मीर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, रेलवे के हवाले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। जिस तरह बाकी हिंदुस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर बड़े बड़े शफाखाने बनाए जाते हैं, कश्मीर के अंदर वो डेवलप नहीं होते हैं। इसी तरह जो कश्मीर के अपने इंटरनल रिसोर्सेज थे वो भी कश्मीरी कौम पर उनका अशर अशीर सर्फ होने की बजाय या तो वो डोगरा हुक्मरानों की अयाशियों पर सर्फ हो रहा था या फिर वो अंग्रेज़ों की ज़रूरियात पर सर्फ हो रहा था। तो कश्मीर के अंदर बासियत मजमूई इंफ्रास्ट्रक्चर, तहजीबी या सकाफ़ती डेवलपमेंट के हवाले से डोगरा ऐद जो है वो मायूस कौन नहीं रहा। डोगरा ऐद का इख्तिताम 1947 जी तकसीम कश्मीर और तकसीम बर्रे सगीर के ऊपर डोगरा ऐद का इख्तिताम होता है जी। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है और जितने भी हमें देख रहे हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल को, तारीख़ कश्मीर के हवाले से मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ मेरी, कि ख़ास करके प्रोफेसर साहब ने वक्त निकाला है, वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए और कश्मीर के मतलब जो मालूमात हैं उसमें हमारा इजाफ़ा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम तकसीम हिंदुस्तान और मौजूदा जो कश्मीर का है उसके ऊपर तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।